तो हम लोगों ने केमिकल क्लॉटिंग के बारे में डिस्कस किया था। केमिकल क्लॉटिंग जो है आपको बॉडी के कोई भी बड़ा वेन या बड़ी आर्टरी रप्चर होती है उस वक्त आपको ये केमिकल क्लॉटिंग देखने को मिलता है। सो बेसिकली पहले के दो मेथड्स ज्यादातर यूज होते हैं आर्टरीज के डैमेज होने में, और वो भी आर्टरीज जो छोटे हो, स्मॉल आर्टरीज। लार्ज आर्टरीज वेन्स में केमिकल क्लॉटिंग होती है। अब जैसा ही ब्लड वेसल डैमेज होगा, ओके, 15 से 120 सेकंड में ब्लड वेसल रिपेयर होने के लिए ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है, तो इसके लिए प्लेटलेट्स और उसके खानदान वाले, जैसा कि मैं हूँ, अगर मुझे मार लगा, मुझे कोई चीज मेरी खो गई, पहले मैं ढूंढूंगा, उसके बाद मैं अपने भाई को बुलाऊंगा क्योंकि वो मेरे करीब है। ठीक है। उसके बाद भी वो चीज नहीं मिली तो मैं फ्रेंड्स को बुलाऊंगा, दूसरे फैमिली मेंबर्स को बुलाऊंगा, तो कहूंगा कि मेरी ऐसी चीज फलानी गुम गई या चोरी हो गई, या फिर मैं कंप्लेंट दूंगा, सेकेंड प्रोसेस ही स्टार्ट होगा। तो इसी तरह हमारी बॉडी भी इसी तरह रिस्पॉन्स करेगी। पहले खुद प्लेटलेट्स कोशिश करेंगे उसके जो बॉडी के जो जो ब्लड वेजल्स है उसी से कोशिश करेंगे कि ब्लड को रोकना। अगर उससे नहीं हो सका तो ये पूरे केमिकल फैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या क्या है आपको? प्लेटलेट्स फैक्टर्स है, कैल्शियम है, केमिकल रिलीज्ड बाय डैमेज टिश्यू है। डैमेज टिश्यू जो केमिकल्स को रिलीज करता है वो केमिकल्स भी हेल्प करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, फैक्टर 8, 7, 9, 10 है, और विटामिन के है, और कैल्शियम है। कैल्शियम क्योंकि मजबूती बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कैल्शियम। तो ये सब चीजें वहां पे मदद करती। तो जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही ये ब्लड वेजल है, ब्लड वेजल रप्चर हुआ, ब्लड बाहर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स जमा हो गए, प्लेटलेट्स से फाइब्रिन बना, फाइब्रिन से फिर यहाँ पे क्लॉट पूरा एक जगह जमा होगा। ये स्टेप देख सकते हैं, एक स्टेज। स्टेज में क्या होता है? पहले प्लेटलेट्स फैक्टर्स आते हैं, डैमेज टिश्यू के फैक्टर्स आते हैं, और फैक्टर्स जो है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 पूरे जमा हो जाते हैं कैल्शियम आयन। ये पूरे एक जगह जमा होकर एक नेटवर्क बना। फिर उसके बाद स्टेज 2 में प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक्टिवेट होकर थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बस, एक क्लॉट की शक्ल में जमा हो जाता है। फिर वहां से फिर फाइब्रिनोजन, फिर वहां से जाली, और एकदम मजबूती, और मजबूती उसमें आती है ताकि ब्लड वेसल वहां से रप्चर ना हो। उसमें मदद करते हैं फैक्टर 13, फाइब्रिनोजन, कैल्शियम आयोन्स, ये सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इतना अगर याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। अब देखिए, ये तो हो गया जब ब्लड वेजल्स में रप्चर होगा, तो जब ब्लड का क्लॉट होना जरूरी है सिर्फ उतने पर्टिकुलर एरिया में। ये भी देखिए, अब ये ब्लड वेजल है, यहाँ पे रप्चर हुआ है। ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे क्लॉटिंग होना है, ऐसा नहीं कि हर जगह क्लॉट होते चले जा रहा है। तो ये एबनॉर्मल क्लॉटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल क्लॉटिंग, जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट the arteries, large arteries, whenever damaged, so what will happen? The clot will happen on that particular area only. If the clots happen in elsewhere from that particular area, that means that is abnormal clotting. So how our body protect from abnormal clotting? So this is the very, very important concept we have to remember, that clotting should take place to stop bleeds, but too much clotting would obstruct blood vessel and interfere with normal circulation of the blood. Clots do not usually form in intact vessels because the endothelium is very smooth and replaces the platelets and clotting factor. If the lining becomes rough, as happens with the lipid deposit of atherosclerosis, or a clot will form. Okay. So what will happen here? Explaining that. So basically, the blood vessels doesn't form any type of clotting. Okay. If clotting happens, here the clotting starts. Likewise, the passage of blood will decrease. Okay, then the stress upon the blood vessels will increase. Okay, basically we have endothelium lining in the blood vessels. Because of the endothelium will it will platelet from one place to another place will travel easily.
Okay, is smooth. Because of the smoothness, that platelets doesn't stay in one place. It will travel. So that's the reason most of the time the platelets cannot form clots. First thing. Second thing is that if the body have more cholesterol, okay, what does this cholesterol, what does those things we study in the biochemistry in detail. Here we have to understand cholesterol is a fat substance, lipid substance. Okay, if excess cholesterol is there, so what will happen? So there is a chance of atherosclerosis. A clot will form. Okay, and the surface here is epithelium, endothelium. So what will happen? It will convert into the rough surface. What will happen? The deposition of lipid will increase, make the clot. Okay, likewise. So this is the thing we have to remember. Then what happened if the clots will form in the arteries or vessels? What will happen? So we have heparin. I also told you that heparin is a substance produced by basophils. It is a natural anticoagulant that inhibits the clotting process. Blood thinner. The liver produces a globulin called antithrombin, which combines with an inactivate excess thrombin. Excess thrombin would exert a positive feedback effect on the clotting cascade and result in the splitting of more thrombin to thrombin, more clotting. More thrombin formed as so on, antithrombin helps to prevent this. As does the fibrin of the clot, which absorbs excess thrombin, renders inactive. All of these factors are the external break of the positive feedback mechanism, though they usually limit the fibrin form to when what is needed to create a useful clot, but not an obstructive one. So basically, what will happen here? Simple thing I have will explain you that whenever a clot is formed, so we have one type of natural anticoagulant substance that is heparin. Okay, basophils that is heparin. Heparin, what will they do? They will make the blood thinner. Means whatever chemical reaction is taking place in the body to form a clot, it will decrease the chemical reaction. This is the simplest way you have to understand. Okay. So whatever the chemical reaction, maybe what will happen here, the liver will produce thrombin. Okay, thrombin needs more clotting factors. So what will happen? Heparin will decrease the thrombin factors. Okay, or antithrombin will uh, produce thrombin means clot. Antithrombin means to decrease the thrombin. Okay, so this is the only function. Okay, we have to remember. Here, another thing you have to remember that what is means by thrombus. The thrombus means if any clot is happen in the blood vessels, okay, that is meant by thrombus. Like coronary artery thrombosis is the most common thrombosis we see in our daily life, like heart attack or cardio ischemic stroke. Okay, coronary artery thrombus means in that coronary artery, the coronary artery is the artery which is supplying blood vessels, blood to the heart. So heart also need blood, na? So basically, heart, heart's blood vessels is clotted. So that is thrombus. Okay, this is the thing will happen. So what will happen? It is decrease the blood flow to the heart. So heart will pump slowly. So your blood pressure may be increase or decrease, and it will destroy all parts of the body. Okay. Next is embolism. These are the most common thing you can see in your daily practice if you are practicing uh, cardiovascular problems, okay, or stroke.
anything. Embolism is nothing. This is the clot. It is breakdown from that artery and it went another part of the body. And this clot is blocking the blood vessel. So that is embolism. It is embolism. So this is about prevention of abnormal clotting. How our body prevent abnormal clotting. सो अब हम हिंदी में उसको रिपीट करेंगे. सो बेसिकली क्या होता है हमारे बॉडी में, जहाँ पे ब्लड वेजल रप्चर हो वहीं पर ब्लड क्लॉट होना चाहिए. अदर एरिया में ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए. तो ऐसे मौके पे बॉडी कैसा फंक्शन करती है उसको हम याद करना. बेसिकली जो लार्ज आर्टरीज हो या स्मॉल आर्टरीज हो, ये पूरे एंडोथेलियम से बने हुए. एंडोथेलियम में क्या होता है, एंडोथेलियम द सब्सटेंस विल नॉट रिमेन इन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. वहीं पर सब्सटेंस रुका हुआ नहीं रहता, आगे बढ़ते रहता है. ये लेयर्स आगे ट्रैवल होते हैं. तो ऐसे में क्या होता है, प्लेटलेट्स एक ही जगह नहीं रहते. तो इससे क्लॉट्स होने की संभावना कम हो जाती है. लेकिन बॉडी के अंदर और एक मैकेनिज्म है, वो है फैट. फैट से कोलेस्ट्रॉल, लिपिड वगैरह सब बनते हैं. फिर जितना आप फैट कंज्यूमिंग सब्सटेंस को इस्तेमाल करेंगे, फैट जो भी ऑयल सब्सटेंस, फैटी सब्सटेंस को यूज करेंगे, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा. कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो एबनॉर्मल एरियाज में, जहाँ पे आप बॉडी के वेन्स, आर्टरीज, खासकर हार्ट के आर्टरीज में, खासकर ब्रेन के आर्टरीज में, वहाँ पे क्लॉटिंग जमाना शुरू हो जाता है. अब ऐसे क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए बॉडी के अंदर एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, यानी कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाला सब्सटेंस है, जिसका नाम है हेपारिन. ये बनाने वाला एजेंट है बेसोफिल. तो ये तो क्लॉट्स जिन कारण से बनते हैं. कैसा बनता है क्लॉट, हमारी बॉडी में लिवर हो, लिवर से फिर वहीं पे मेटाबॉलिज्म होता है. ये हम डिटेल में जानेंगे आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है. और लिवर से वहीं पे पूरा मेटाबॉलिज्म होकर जो भी सब्सटेंसेस है, सब फैट सब्सटेंस जो है आपको वहीं से डिजोल्व होंगे, वहीं से बॉडी में सर्कुलेट होंगे, ठीक है. तो बॉडी फैट को डिजोल्व करने के लिए एक फैक्टर होता है, फैट को डिपॉजिट करने के लिए एक फैक्टर होता है, हेल्प करने वाला. तो जब भी फैट ज्यादा हो जाता है तो बॉडी के अंदर से, लिवर के अंदर से कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं उस फैट को डिजोल्व करने के लिए. जब फैट कम हो जाता है, उसको फैट को डिपॉजिट करने के लिए कुछ सब्सटेंस होते हैं. तो वही है थ्रोम्बिन, एंटीथ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन का मतलब फैट को जमाना, एंटीथ्रोम्बिन है फैट को डिसॉल्व करना. तो ये सब्सटेंस को लिवर रिलीज करता है. ये हेपारिन और एंटीथ्रोम्बिन दोनों मिलकर फैट को डिसॉल्व करते हैं. ये तो नेचुरली होते हैं. लेकिन ये फैट इतना ज्यादा हो जाए और फैट के सब्सटेंस इतना ज्यादा होगा कि उसको डिसॉल्व ही ना कर पाए, तो ऐसे मौके पर फैट डिपॉजिट हो जाता है. मोस्ट कॉमन साइट जो है वो है आपका कोरोनरी आर्टरी. हमारा हार्ट है, हार्ट को जो ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, ठीक है. ब्रेन को जो सप्लाई करते हैं वो ब्रेन के आर्टरीज, ठीक है, सेरेब्रल आर्टरीज. तो वहीं पर, वहां पर भी ज्यादा क्लॉट्स जमा होते हैं. तो ये प्रिवेंट करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे मौके पर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है. और सेकेंड थिंग हमें याद रखना है कि अगर ब्लड वेजल्स में ही क्लॉट जमा हो जाए तो उसको हम कहेंगे थ्रोम्बस. उसको क्या कहेंगे, थ्रोम्बस. अगर क्लॉट जमा होकर दूसरे एरिया में जा रहा है तो उसको कहेंगे एम्बोलिज्म. बस ये दो चीजें याद रखना है, प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होंगे. तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ब्लड के चैप्टर को कंप्लीट किया है. अब हमें पढ़ना है हार्ट. हार्ट में हमें बहुत सारे चीजें पढ़ने को मिलती हैं. उसके पहले फिजियो आर्ट के एनाटॉमी, उसके बाद फिजियोलॉजी, ये सब पढ़ना है हमें. हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है. उसके रीजंस हम जानेंगे, उसके डिसीजेस तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन रीजंस तो मालूम हो जाएंगे क्यों हार्ट अटैक. तो आप ब्लड का चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एक ओवरऑल एक आइडिया आ गया होगा कि ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है, आरबीसी कितना इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूबीसी कितना इंपॉर्टेंट है.
उसके जो आप टर्म्स है, वो टर्म्स को भी मैंने बताया, वो टर्म्स भी कितने इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड, what are the terms used during the disease of WBC, RBC, platelets, okay, and how they, what are the importance, what are the functions. So I think we can stop here only. If you have any doubt, you can ask me.